masterbabu.com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड मोशन, तो हम लोग फोर्स और मोशन डिस्कस कर लिए हैं और आज के वीडियो में जानेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनर्शिया ऑफ बॉडी, हाउ इज इनर्शिया एंड मास आर रिलेटेड। तो ये तीन टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन से पहले गैलीलियो आया। वो जो है बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो deduced that objects moves with a constant speed when no force acts on them। तो गैलीलियो एक साइंटिस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, यही आदमी जो है एक्सपेरिमेंट किया, इंक्लाइन प्लेन लिया और उस पर कुछ ऑब्जेक्ट को लुढ़का करके देखा और वो एक्सपेरिमेंट से वो ये कंक्लूड किया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से चलेगा जब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका हम लोग देखते हैं कैसे एक्सपेरिमेंट था। इस तरह का इंक्लाइन प्लेन था, उस पर वो बॉल को लुढ़काया था। He observed that when a marble rolls down an inclined plane, its velocity increases। तो इससे यदि मार्बल को यदि गिराता है तो इसका स्पीड जो है वो बढ़ते जाता है। यहाँ तो रेस्ट से गिरा और नीचे जाते जाते इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। द मार्बल्स फॉल्स अंडर द अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज इट्स रोल्स डाउन एंड अटेन्स ए डेफिनिट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेज द बॉटम। तो ग्रेविटी क्या है वो नेक्स्ट चैप्टर एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें हम लोग जानेंगे। तो ग्रेविटी एक अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस करता है इसमें, जिसके कारण इसका वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ते जाता है नीचे जाते हुए। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट्स क्लिम्स अप एज शोन इन द फिगर 9.5b। और यही यदि बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट्स क्लिम्स अप एज शोन इन द फिगर 9.5b। यही इस आगे एक और इंक्लाइन प्लेन निकाल दी, तो यहाँ कुछ वेलोसिटी उसको मिल गया था और ऊपर जाते वक्त क्या होगा, उसका वेलोसिटी फिर से घटने लगेगा। तो यहाँ पर सी में एक डायग्राम देख रहे हैं। शोज ए मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड ऑन द बोथ साइड। यदि हम ये मान लिए कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो फ्रिक्शनल लेस है और उसको यदि हम लुढ़काते हैं ये बॉल को, यहाँ पर यदि छोड़ते हैं तो ये जो जाएगा ऊपर में सेम हाइट पे जाएगा। चाहे इधर वाला जो ब्लॉक है उसका इंक्लिनेशन आप कम ज्यादा कीजिए, पहले कम था फिर ज्यादा किए फिर एकदम और नीचे की तरफ कर दिए, तो तीनों केस में इसका हाइट जो ये अटेंड करेगा वो सेम ही हाइट अटेंड करेगा। गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम लेफ्ट इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप on the opposite side of same height from which it was released। तो यहाँ से रिलीज हुआ था तो सेम हाइट पे वो जाएगा। If the inclination of the plane on the both sides are equal, then the marbles will climb the same distance that is covered while rolling down। जितना डिस्टेंस ये नीचे जाएगा उतना ही डिस्टेंस वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इंक्लिनेशन सेम रहेगा तो सेम हाइट कवर करेगा। If the angle of inclination of the right side plane were gradually decreases, then marble would travel further distance till it reaches the original height। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम, यहाँ से ये डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक, फिर यदि इसको ज्यादा इंक्लाइन कर देते हैं तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है ताकि ये हाइट पे पहुंच सके, और ज्यादा इंक्लाइन करेंगे तो और ज्यादा ये डिस्टेंस कवर करेगा ताकि ये हाइट इसको मेंटेन करना है। इवन यदि इसको डाउन कर देते हैं इंक्लिनेशन को तो क्या होगा, if the right side plane were ultimately made horizontal, that is the slope is reduced to 0, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from। तो ये यदि यहाँ से इंक्लाइंड किए और दूसरा प्लेन हॉरिजेंटल है तो ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, अपना वो हाइट के तलाश में रहेगा। और हाइट तो क्योंकि प्लेन हॉरिजेंटल है तो ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगा क्योंकि उसको वो हाइट तो मिलेगा नहीं कहीं। तो द अनबैलेंस फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस आर 0। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि जब ये हॉरिजेंटल जा रहा है तो उसमें अनबैलेंस फोर्स जो है उस पर 0 लगेगा। इस केस में जब इंक्लाइन प्लेन से आ जा रहा था तो वहां पे
फोर्स लग रहा था, लेकिन जब ये हॉरिजेंटल पे ये मूव करेगा तो कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, तो इस कारण से वो कंटिन्यूसली मूव करेगा। इट दस सजेस्ट दैट अनबैलेंस या एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल, बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। तो यहाँ से कंक्लूड यही किया कि यदि मोशन में चेंज लाना है तो वी रिक्वायर्ड ए अनबैलेंस फोर्स, लेकिन वही किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करना है तो उसके लिए कोई फोर्स का जरूरी नहीं है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं चाहिए। अब है इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज डिफिकल्ट टू अचीव ए जीरो अनबैलेंस फोर्स। व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आप लोग बोलिएगा कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, कोई बॉल लुढ़क रहा है तो लुढ़कते रहे, हमेशा चलते ही रहे। एक्चुअली में क्या होता है, बॉल जाकर के रुक जाता है। इवन मैच सब में भी देखते होंगे, बॉलर बैटर मारता है गेंद को तो कभी कभी बारिश जब रहता है तो उस टाइम में बॉल अपने आप रुक जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो अनबैलेंस फोर्स हो, हमेशा कुछ ना कुछ अनबैलेंस फोर्स रहेगा। जैसे इस केस में बॉल आगे जाकर के रुक जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। वी कांट मेक टू सरफेस वेरी स्मूथ, मतलब प्रैक्टिकली जीरो रफनेस हम नहीं बना सकते हैं, तो हमेशा फ्रिक्शन लगेगा ही। Thus, in practice, the marble stops after traveling some distance. The effect of frictional force may be minimized by the using a smooth marble and a smooth plane and providing a lubricant on top of a plane. तो अब है कि प्रैक्टिकली जीरो हम नहीं पहुंच सकते हैं, तो कुछ हद तक तो स्मूथ कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, एकदम स्मूथ मार्बल लेंगे और जो सरफेस सब लेंगे वो एकदम स्मूथ लेना और थोड़ा बहुत लुब्रिकेंट डाल देंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो पहले जितना जाता उससे ज्यादा दूर तक बॉल ट्रेवल करेगा, फ्रिक्शन तो अभी भी थोड़ा ना बहुत तो लगेगा ही। तो गैलीलियो का ये सब था एक्सपेरिमेंट। तो न्यूटन आया बाद में, फर्दर स्टडीड गैलीलियो आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन and presented three fundamental laws that are governs the motion of object. These three laws are known as Newton's law of motion. मतलब पूरा गैलीलियो का आइडिया था फोर्स और मोशन का, उसको स्टडी किया अच्छे से न्यूटन और उस पे तीन लॉ दिया, तीन फंडामेंटल लॉ दिया जो कि पूरे मोशन को कवर करता है, गवर्न करता है, और उस तीन लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहाँ आप न्यूटन देख रहे हैं, न्यूटन यही है, तो यही तीन लॉ दिया है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, तो पहला लॉ देखते हैं क्या है, ए ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, तो स्टेट दो तरह का होगा, या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो ये दोनों स्टेट जो है वो तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक वो किसी बाहरी फोर्स से बाध्य नहीं किया जाएगा। जबरदस्ती उसके स्टेट को हम चेंज नहीं करेंगे बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अपना रेस्ट में, वही इस पे हम फोर्स लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मूव करेगा। तो बाहर से हमको फोर्स लगाना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए। एक बॉल मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, यदि बाहर से यदि हम हाथ लगा दिए तो उसका मोशन रुक जाएगा। तो यही है फर्स्ट लॉ, एक ऑब्जेक्ट जो है अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन तब तक कायम रखेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगे। इन अदर वर्ड, ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। सिंपल शब्दों में बोले तो कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट ऑफ मोशन का चेंज लाना चाहेंगे तो उसका वो क्या करेगा, विरोध करेगा। इन क्वालिटेटिव वे, the tendency of undistributed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. क्वालिटेटिव टर्म इसके लिए यूज करते हैं, किसी अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट का। अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ जैसे ये मोबाइल क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। वही
सैंड वुंड है, चावल का पूरा ये ढेर है, चीनी का है, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, उसको हम एक सॉलिड नहीं मानेंगे। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट जो है वो अपना हमेशा रेस्ट में या फिर कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहेगा, वो टेंडेंसी रहता है उस ऑब्जेक्ट का। तो इस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं। दिस इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। और यही कारण है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सर्टेन एक्सपीरियंस दैट वी कम अक्रॉस व्हाइल ट्रेवलिंग इन मोटर कार can be explained on the basis of law of inertia. जैसे we tend to remain at rest with respect to seat until the driver applies a braking force to stop a motor car. जब कोई गाड़ी पे रहते हैं और गाड़ी चलते रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पे बैठे रहते हैं, तो वो गाड़ी भी चल रहा होता है और हम भी चल रहे होते हैं, और अचानक यदि ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, with the application of brake the car slow down and our body tend to continue in the same state of motion because of the inertia. गाड़ी चल रहा था, हमारा बॉडी भी गाड़ी के साथ चल रहा था, तो गाड़ी का जो सीट है उसके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में थे, लेकिन दोनों हमारा शरीर और गाड़ी दोनों मोशन में था। और अचानक से ब्रेक जो लगाया तो गाड़ी क्या हुआ, स्लो हुआ, इवन रुक भी गया, और हमारा शरीर जो है वो मोशन में है। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, हमारा शरीर जो है आगे की तरफ झुक जाता है ब्रेक लगाने से। यहाँ पर देख रहे हैं ये ड्राइवर जो है अचानक ब्रेक लगाया तो सारा पैसेंजर जो है आगे की तरफ झुक गया। अब क्या होगा, कोई गाड़ी यदि हम स्पीड से चला रहे हैं और ब्रेक मार दिए तो क्या हो जाएगा, ए सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक में दस काउज इंजरी टू अस बाय इम्पैक्ट और कोलिजन विद द पैनल इन फ्रंट। क्या होगा यदि हम अचानक से तेजी से ब्रेक मारेंगे तो यहाँ पर ये देख रहे हैं इसका क्या हाल हुआ, क्या होगा, सामने वाले पैनल से मेरा मुंह टकरा सकता है और बुरी तरह से हम घायल हो सकते हैं, इंजरी हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये एनिमेशन फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाला, ये ड्राइवर जो है वो थोड़ा लापरवाह था, अपना सीट बेल्ट एक होता है वो नहीं लगाई हुई है। तो क्या हुआ, वो अपना मोशन में गया और आगे जा करके अचानक से ब्रेक लगाएगी तो वो आगे की तरफ टकरा जाएगी। सेफ्टी बेल्ट्स आर वर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट। तो सेफ्टी बेल्ट दिया जाता है, यही कारण है कार और जो कि बहुत फास्ट चलाते हैं, बस उस नॉर्मली हम लोग स्लो ही चलाते हैं तो उसमें ज्यादा ये नहीं है, सेफ्टी बेल्ट नहीं दिया जाता। वही कार सब जो ज्यादा स्पीड में चलाते हैं और अचानक से ब्रेक लगाना पड़ेगा तो उसके लिए एक सेफ्टी बेल्ट रहता है एक्सीडेंट से बचाने के लिए। तो सेफ्टी बेल्ट क्या करता है, एक्सर्ट्स फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक्स ए फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। तो ड्यू टू इनर्शिया हम आगे की तरफ झुकेंगे, लेकिन यहाँ जो बेल्ट लगा रहेगा वो क्या होगा, हमारे मोशन को थोड़ा स्लो करेगा, तो अचानक से हम टकराएंगे नहीं, धीरे से आगे की तरफ पुश होंगे, तो एक्सीडेंट से हम लोग बच जाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक बार फिर से, सेफ्टी बेल्ट लगाया है, जा रहा है और अचानक से ब्रेक लगाया तो क्या हुआ, आगे की तरफ यहाँ बेंड किया है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये बेल्ट पहनी हुई, तो ये बेल्ट जो है इसका मोशन आगे की तरफ था और ये बेल्ट के कारण पीछे की तरफ, तो ये वेलोसिटी को घटा दिया, तो इस कारण से इसका ये आगे नहीं टकराएगा, तो एक्सीडेंट से इस तरह से ये बच जाएगी। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखे कि सेफ्टी बेल्ट हमेशा क्यों बांध करके रखना चाहिए। अभी तक बहुत लोग इग्नोर भी करता होगा, लेकिन आप यदि, तो यहाँ आप एक इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन भी सीखे कि जब भी गाड़ी चलाइएगा कार और, तो ये सेफ्टी बेल्ट बांध करके चलना है ताकि हम लोग एक्सीडेंट से बच सके। अब है एन ऑपोजिट एक्सपीरियंस इज इनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन ए बस एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली। और अभी जो केस पड़े उसमें आगे की तरफ झुके थे, उसका जस्ट ऑपोजिट कब होगा, जब गाड़ी रुका हुआ और अचानक से गाड़ी चालू कर देंगे तो हम लोग क्या होंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे। नाउ वी टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। जैसे यहाँ देखिए ये सोया हुआ, अचानक गाड़ी चालू कर देगा तो ये पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, गाड़ी ये अचानक चालू किया तो ये पीछे की तरफ मूव किया। दिस इज बिकॉज, ये होता क्यों है, दिस इज बिकॉज sudden start of bus bring motion to the bus as well as to our feet in contact with the floor of the bus।
बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजेज दिस मोशन बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। तो क्या होता है, हमारा पैर जो है नीचे का फिट जो है वो बस के साथ कांटेक्ट में रहता है, और जो ही गाड़ी स्टार्ट हुआ हमारा फिट भी आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारा ऊपर का हिस्सा क्या है, रेस्ट में था, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो इस कारण पैर आगे की तरफ और हमारा पीठ जो है पीछे की तरफ, ऊपर वाला हिस्सा पीछे की तरफ चला जाएगा। अब है यहाँ पर देख रहे हैं एक गाड़ी जो है इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो सडन यहाँ पे टर्न लेगा, तो क्या होता है, सडन टर्न लिया तो देखिए इधर इस तरफ बेंड हो गया। यहाँ पे ये सीधा खड़ा था, ये गाड़ी चलते चलते यदि यहाँ पे इस तरह से शार्प बेंड लेगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है एक तरफ मुड़ जाएगा। देख रहे हैं इसका, ये इस तरफ से ये बेंड हो गया, इस तरफ उसका धक्का लगा है। आप भी एक्चुअल लाइफ में फील किए होंगे, जब अचानक कोई गाड़ी इस तरह से टर्न लेता है तो हमारा बॉडी इस तरफ से इस तरफ पे हमारे बॉडी पे फोर्स लगता है, जर्क लगता है। तो व्हेन ए मोटर कार मेक्स ए टर्न एट हाई स्पीड वी टेंड्स टू गेट थ्रोन टू वन साइड, हम एक तरफ से एक तरफ फेंका जाते हैं। तो ऐसा हम लोग रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है। वी टेंड्स टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन मोशन व्हेन एन अनबैलेंस्ड force is applied to by the engine to change the direction of motion of the motor car, we slip to one side of the seat due to inertia of our body। हमारा बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, लेकिन अचानक जो टर्न लिए तो इनर्शिया के कारण वो उस तरफ जो है उस पे जर्क लगेगा, उस तरफ उस पे फोर्स लगेगा। तो ये भी एक इनर्शिया का काउज था, और इसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो द फैक्ट दैट ए बॉडी विल रिमेन्स at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the subsequent activity। आगे हम लोग कुछ एक्टिविटी देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि एक बॉडी जो है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को तब तक कायम रखना चाहता है जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। तो पहला एक्टिविटी देखते हैं, मेक्स ए पाइल ऑफ सिमिलर कैरम कॉइन्स ऑन ए टेबल एज शोन इन द फिगर। यहाँ देख रहे हैं, मतलब ये कैरम बोर्ड खेलते होंगे, वहां गोटी सबका इस तरह से अरेंजमेंट बना लिए, ठीक है। अटेम्प्ट्स ए शार्प हॉरिजॉन्टल हिट एट द बॉटम ऑफ द पाइल यूजिंग अनदर कैरम कॉइन और स्ट्राइकर। स्ट्राइकर से यदि हम बहुत तेजी से इस पे मारेंगे तो क्या होगा, इफ द हिट इज स्ट्रॉन्ग इनफ द बॉटम कॉइन मूव आउट क्विकली, वंस द लोएस्ट कॉइन इज रिमूव्ड द इनर्शिया ऑफ द अदर कॉइन्स मेक देम फॉल वर्टिकली ऑन द टेबल। यहाँ से ये जो ही गोटी निकलेगा ऊपर वाला धड़ाम से नीचे आकर के बैठ जाएगा, क्योंकि उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तो वो रेस्ट में आने के लिए धड़क से वो नीचे आ जाएगा। एक 5 रुपया का कॉइन ले लिए और इसको गिलास के ऊपर इस तरह से रख दिया और इसको हिट करेंगे तो क्या होगा, गिव ए कार्ड ए शार्प हॉरिजॉन्टल फ्लिक विथ ए फिंगर्स, क्या होगा, सिक्का धड़ाम से नीचे जाकर के गिलास में गिरेगा। इफ यू डू इट फास्ट then the card shoots away allowing the coins to fall vertically into the glass tumbler due to inertia। यही पहले वाला ही केस जैसा है। The inertia of coins try to maintain its state of rest even when the card flow off। कार्ड जो ही निकला वो अपने नीचे आकर के due to inertia of rest वो नीचे आ गया। तीसरा एक्टिविटी है, placed a water filled tumbler on a tray, hold the tray and turn around to एज फास्ट एज यू कैन। एक ट्रे ले लेना है, उसमें गिलास में पानी भर करके मूव करना है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू ऑब्जर्व द वाटर स्पिल्स। व्हाई, क्यों होगा, क्योंकि पानी अपना रेस्ट में होना चाहेगा और हम लोग मोशन दे रहे हैं, तो क्या होगा, पानी जो है छिलक के सारा गिर जाएगा। देखते होंगे चाय वो पीते हैं तो उसके एक प्याला पे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉकर, उसमें क्या रहता है, इस तरह का ग्रूव रहता है। क्यों रहता है, इट प्रिवेंट्स द कप फ्रॉम टॉपलिंग ओवर इन केस ऑफ सडन जर्क। अचानक जर्क आएगा तो क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन नीचे वाला पार्ट स्लिप करना चाहेगा, तो ग्रुप क्या करेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा और हमारे कप को गिरने से बचा लेगा, तो मेरा चाय जो है वो बर्बाद नहीं होगा। जैसे वो एक बेल्ट वाला उदाहरण दिए थे, गाड़ी ब्रेक मारे थे तो एक बेल्ट रहता था, तो क्या होता था, उसके मोशन को आगे जो सडनली वो टकराता वो रोक लेता। तो वही चीज है, यहाँ पे
ग्रुप दिया है तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन यदि कप स्लिप करना चाहेगा तो वो ग्रुप जो है उस पर अपोजिट फोर्स लगा करके उसको रोक लेगा। अब है इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया और मास क्या कैसे रिलेटेड है? ऑल द एग्जांपल्स एंड एक्टिविटीज given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change in the state of motion. If object is at rest, it tends to remain at rest. If it is moving, it tends to keep moving. This property of an object is called inertia. तो किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने ही रहने का, यदि वो मूव कर रहा है तो चलते ही रहने का प्रॉपर्टी को ही क्या बोलेंगे? इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलेंगे। डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? अब क्वेश्चन उठता है क्या हर एक बॉडी का सेम इनर्शिया होता है? क्या रेसिस्ट करने का सेम एबिलिटी रहता है हर एक मोशन का, हर एक ऑब्जेक्ट का? तो यदि एक हम खाली बकेट लेते हैं, इसको मोशन में लाने के लिए जो एफर्ट लगेगा वही सैंड भरा हुआ है तो क्या होगा? ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसको पुश करना। We know that it is easier to push an empty bucket than a box filled of sand. Similarly, if we kick a football, it flies away. But if we kick a stone of the same size with equal force, it hardly moves. In fact, we get an injury in our foot while doing so. फुटबॉल को कितना आराम से उड़ा देते हैं, वहीं उतना ही साइज का एक पत्थर रख दिए और उसको बोलेंगे पैर से मारो तो क्या होगा? इवन वो मूव भी नहीं करेगा और हमारे उल्टा जो पैर को है पैर टूट जाएगा, पैर में इंजरी हो जाएगा। वही पत्थर है तो क्या हो जाएगा? पैर ही इंजरी हो जाएगा। सिमिलरली जो एक एक्टिविटी देखे थे कॉइन वाला, यदि 5 रुपया के सिक्का के बदला 1 रुपया वाला छोटा सिक्का डाल दिए तो अब हमको पहले जितना फोर्स लगाना पड़ा था उससे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। A force that is just enough to cause a small car to pick up a certain velocity will produce a negligible change in the motion of train. अभी जो कार्ट मूव किया उस कार्ट को मूव कराने के लिए बहुत कम फोर्स लगाना पड़ा था और वही फोर्स से यदि एक ट्रेन को धक्का देंगे तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ एक बंदा है यदि इसको ठेलना चाहे, धकेलना चाहे, पुश भी करेगा तो ये क्या मोशन में किसी तरह का चेंज ला पाएगा ट्रेन में? तो नहीं ला पाएगा। दिस इज बिकॉज इन कंपैरिजन टू कार्ट the train has a much lesser tendency to change its state of motion. Accordingly, we say that the train has more inertia than the car. टेंडेंसी यदि मोशन में चेंज लाने का कम रहेगा तो बोलेंगे इनर्शिया उसका ज्यादा है। तो हम कंक्लूड क्या किए? हेवियर और मोर मासिव ऑब्जेक्ट ऑफर्स लार्ज इनर्शिया। कार्ट के कंपेयर में ट्रेन जो है उसका ज्यादा इनर्शिया है। फुटबॉल के कंपेयर में पत्थर का ज्यादा इनर्शिया है। एक बकेट था खाली, उसमें बालू भरा था तो बालू भरा रहेगा तो उसका ज्यादा इनर्शिया रहेगा। तो हेवियर और मोर मासिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। यदि क्वांटिटेटिव वे में इनर्शिया की बात करें तो हाउ शैल वी मेजर द इनर्शिया? बाय मेजरिंग द मास। किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया हम क्या बोलेंगे? ज्यादा है। We may thus relate inertia and mass as follows. Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or rest, and the mass of an object is a measure of its inertia. तो किसी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने में वो कितना वो रेसिस्ट करेगा, इस चीज का टेंडेंसी बताता है इनर्शिया। और वो इनर्शिया को हम कैसे मेजर करेंगे कि किसका टेंडेंसी ज्यादा है, किसका टेंडेंसी कम है? तो बाय मेजरिंग द मास। किसी ऑब्जेक्ट भारी भरकम ऑब्जेक्ट है तो उसका टेंडेंसी जो है वो कम होगा, यानी इनर्शिया ज्यादा होगा। तो अभी हम लोग पढ़े जो भी इस वीडियो में कवर किए इनर्शिया लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। कोई डाउट होता है तो masterbabu.com की साइट पे जाकर के अपना डाउट कमेंट कीजिए। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े? पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट जाने और वहीं पर ये भी जाने कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। उसके बाद इनर्शिया पढ़े और इनर्शिया मास से कैसे रिलेटेड है
ये भी डिस्कस किए। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद ये वीडियो देख